नमस्कार। आज हम पाइथन प्रोग्रामिंग की बिल्कुल अंदरूनी बनावट को मतलब एकदम शुरुआत से समझने वाले हैं। हमारे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से देखेंगे कि पाइथन कोड किन अक्षरों, किन चिन्हों से बनता है, कैसे वो मिलकर टोकन बनते हैं और फिर जानकारी स्टोर करने के लिए वेरिएबल्स का इस्तेमाल कैसे होता है। लक्ष्य ये है कि कोड की परतें खुलें, अक्षर से टोकन, फिर टोकन से निर्देश। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि पाइथन सिर्फ अंग्रेजी नहीं, नमस्ते जैसे हिंदी शब्द भी समझ लेता है। चलिए यहीं से शुरू करते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही है और ये मुमकिन होता है पाइथन के कैरेक्टर सेट की वजह से। ये वो सारे अक्षर, अंक, चिन्ह हैं जिन्हें पाइथन पहचानता है। इसमें अंग्रेजी के अक्षर आ गए, ए से जेड, छोटे और बड़े दोनों, अंक हो गए 0 से 9 तक, फिर खास चिन्ह हैं जैसे प्लस, माइनस, गुना, बराबर, हैशटैग, ब्रैकेट वगैरह। और हाँ, वाइट स्पेस भी, मतलब स्पेस, टैब, नई लाइन, ये कोड को पढ़ने लायक बनाते हैं। अच्छा, और वो जो कभी-कभी कोड में /n या /t दिखता है, एस्केप सीक्वेंसेस, उनका क्या रोल है? हाँ, वो एस्केप सीक्वेंसेस कहलाते हैं। वो टेक्स्ट के अंदर खास कैरेक्टर डालने के काम आते हैं। जैसे /n से नई लाइन आ जाती है, /t से टैब स्पेस। लेकिन जो आपने नमस्ते वाली बात कही थी ना, वो यूनिकोड सपोर्ट के कारण है। बहुत जरूरी चीज है ये। इसका मतलब है कि पाइथन दुनिया भर की भाषाओं के अक्षर और चिन्ह प्रोसेस कर सकता है। इसी से ये इतना फ्लेक्सिबल बनता है। तो ये अक्षर और चिन्ह, ये तो हो गए जैसे कच्चा माल। जी, इनसे कोड में मतलब कैसे बनता है? आपने टोकन्स की बात की थी शुरू में। सही। ये कैरेक्टर्स मिलकर टोकन्स बनाते हैं। टोकन आप कह सकती हैं पाइथन कोड का वो सबसे छोटा हिस्सा है जिसका कोई मतलब निकलता है। जैसे भाषा में शब्द होते हैं ना, वैसे। और ये कई तरह के होते हैं। सबसे पहले है कीवर्ड्स। ये वो खास शब्द है जिन्हें पाइथन ने अपने लिए रिजर्व कर लिया है, जैसे इफ, एल्स, फॉर, डेफ, ट्रू, फॉल्स, नन। इनका एक पक्का मतलब तय है पाइथन में, और इन्हें अलग रखना जरूरी है ताकि कंप्यूटर को समझने में कोई कंफ्यूजन ना हो। इन्हें आप वेरिएबल का नाम नहीं दे सकते, एरर आ जाएगा। अच्छा, तो ये भाषा के अपने रिजर्व्ड शब्द हो गए, पर हमें अपनी चीजों को भी तो नाम देने होते हैं। जैसे कोई वेरिएबल बनाना हो या फंक्शन, वो कैसे होता है? उसके लिए होते हैं आइडेंटिफायर्स। ये वो नाम है जो हम प्रोग्रामर अपनी चीजों को देते हैं, वेरिएबल्स को, फंक्शंस को वगैरह। इनके नाम रखने के कुछ नियम हैं। जैसे ये अक्षर से शुरू हो सकते हैं, और अक्षर किसी भी भाषा का हो सकता है यूनिकोड की वजह से। अंक या अंडरस्कोर भी नाम में आ सकते हैं, पर नाम अंक से शुरू नहीं हो सकता। और हाँ, ये कोई कीवर्ड नहीं होना चाहिए। सबसे जरूरी बात, ये केस सेंसिटिव होते हैं, मतलब स्कोर और स्कोर ये दो अलग अलग नाम माने जाएंगे। केस सेंसिटिव, ठीक है। ये नियम शायद कोड को साफ रखने में मदद करते होंगे। बिल्कुल, इससे स्पष्टता बनी रहती है। उदाहरण के लिए आप नाम रख सकते हैं यूजर एज या टोटल स्कोर या टेम्प भी, हिंदी में भी, जैसे मेरा नाम। और जब हम कोड में कोई फिक्स्ड वैल्यू लिखते हैं, जैसे कोई नंबर या कोई टेक्स्ट, जैसे आपने नमस्ते लिखा, हाँ, उन्हें लिटरल्स कहते हैं। ये कोड में सीधे सीधे लिखी गई वैल्यूज होती हैं। जैसे टेक्स्ट के लिए स्ट्रिंग लिटरल्स, डबल कोट्स में नमस्ते या सिंगल कोट्स में पाइथन। नंबर्स के लिए न्यूमेरिक लिटरल्स जैसे 100 या 3.14। फिर आते हैं बूलियन लिटरल्स, ट्रू और फॉल्स। और एक खास लिटरल है नन, जिसका मतलब होता है कुछ नहीं। यहाँ तक कि कलेक्शंस जैसे लिस्ट, 1, 2 या डिक्शनरी, सिटी, दिल्ली, ये भी एक तरह के लिटरल ही हैं। अच्छा, इनके अलावा वो जो काम करने वाले चिन्ह होते हैं, जैसे प्लस, माइनस, गुणा, प्लस माइनस डॉट, या तुलना करने वाले, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ऑपरेटर्स। हाँ, ऑपरेटर्स। और साथ में कोड को स्ट्रक्चर देने वाले चिन्ह जैसे ब्रैकेट्स, स्क्वायर, कर्ली या कॉमा, कोलन। तो ये सब भी टोकन ही हैं। तो ये सारे टोकन, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, ऑपरेटर्स और पंक्चुएटर्स मिलकर पाइथन के स्टेटमेंट्स बनाते हैं। बिल्कुल सही, ये सब मिलकर ही कोड की भाषा बनाते हैं। अब एक और जरूरी चीज पर आते हैं, कमेंट्स। ये कोड में लिखे गए नोट्स होते हैं। पाइथन इन्हें रन करते समय पूरी तरह इग्नोर कर देता है। ये इसलिए जरूरी है ताकि आप या कोई और बाद में कोड देखे तो समझ सके कि वो कोड क्या कर रहा है या क्यों लिखा गया है। सिंगल लाइन कमेंट हैशटैग से शुरू होता है।
कोड को समझाने के लिए। और अगर ज्यादा लिखना हो कई लाइनों में, तो आप या तो हर लाइन के शुरू में हैशटैग लगा सकते हैं, या फिर 3 डबल कोट्स, ट्रिपल डबल कोट्स, या 3 सिंगल कोट्स, ट्रिपल सिंगल कोट्स के बीच में लिख सकते हैं। इन्हें अक्सर डॉकस्ट्रिंग भी कहते हैं। ये खासकर फंक्शंस या मॉड्यूल्स का मकसद समझाने के लिए बहुत काम आते हैं। ठीक है, तो टोकन समझ आ गए, कमेंट्स भी। अब बात करते हैं वेरिएबल्स की। ये क्या रोल निभाते हैं? वेरिएबल्स को आप ऐसे समझें जैसे मेमोरी में नाम वाले डिब्बे हों, जिनमें हम कोई जानकारी या डेटा स्टोर करते हैं। जैसे मैंने लिखा मैसेज इक्वल टू स्वागतम, तो यहाँ मैसेज उस डिब्बे का नाम यानी आइडेंटिफायर है, और स्वागतम वो टेक्स्ट है जो उस डिब्बे में रखा है। वेरिएबल बनाने के लिए बस एक नाम चुनिए, इक्वल टू लगाइए, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, और फिर जो वैल्यू देनी है वो लिख दीजिए। जैसे काउंट इक्वल टू 10, पाइथन खुद ही समझ लेता है कि काउंट में एक नंबर स्टोर करना है। और क्या ऐसा हो सकता है कि एक साथ कई वेरिएबल्स को वैल्यू दे दें? जी हाँ, बिल्कुल। मल्टीपल असाइनमेंट्स कहते हैं इसे। एक तरीका है कि आप एक ही वैल्यू कई वेरिएबल्स को दे दें, जैसे x इक्वल टू y इक्वल टू 0। इससे x, y, z तीनों की वैल्यू 0 हो जाएगी। दूसरा तरीका है कि एक ही लाइन में अलग अलग वेरिएबल्स को अलग अलग वैल्यू दे दें, जैसे नेम एज इक्वल टू अंजलि 25। इससे वैल्यू अनपैकिंग भी कहते हैं। अच्छा, ये तो काफी काम का है। और मैंने सुना है कि 2 वेरिएबल्स की वैल्यू आपस में बदलने का भी कोई आसान तरीका है पाइथन में, बिना किसी तीसरे वेरिएबल के? हाँ, वो पाइथन की एक बहुत अच्छी सुविधा है। आप बस लिख सकते हैं a, b इक्वल टू b, a, और बस a की वैल्यू b में चली जाती है और b की वैल्यू a में। कोई तीसरा टेम्परेरी वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। कमाल है। तो संक्षेप में कहें तो हमने देखा कि पाइथन कोड कैसे बिल्कुल बेसिक अक्षरों और चिन्हों यानी कैरेक्टर सेट से शुरू होता है, फिर ये छोटे छोटे मतलब वाले हिस्सों यानी टोकन्स, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, ऑपरेटर्स, पंक्चुएटर्स में बढ़ता है। हमने देखा कैसे कमेंट्स कोड को समझने लायक बनाते हैं और कैसे वेरिएबल्स का इस्तेमाल करके हम जानकारी को नाम देकर सहेजते हैं, बदलते हैं। ये सब मिलकर ही एक पाइथन प्रोग्राम की बुनियाद तैयार करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सारे कॉन्सेप्ट्स ही हैं जो पाइथन प्रोग्रामिंग की नींव बनाते हैं। और जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं सोचने को। पाइथन में नामों का केस सेंसिटिव होना, यानी काउंट और काउंट का अलग अलग माना जाना, ये क्यों जरूरी है? इस पर सोचिएगा कि ये कोड लिखते समय और बाद में उसे पढ़ते या सुधारते समय स्पष्टता बनाए रखने और गलतियों से बचने में कैसे मदद करता है।